नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर मैं एक बार आपका पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी बीए तृतीय वर्ष के छात्रों के लिए इतिहास विषय की होगी और इतिहास विषय के दौरान हम आज अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो राजस्व और लगान व्यवस्था स्थापित की उसके बारे में पढ़ेंगे। हालांकि अलाउद्दीन खिलजी काफ़ी लंबा चैप्टर चला है हमारा, कल तक हमें इसे समाप्त कर लेंगे। तो राजस्व व्यवस्था की बात करें तो सीधे सीधे आप समझोगे जो टैक्स, जो कर व्यवस्था होती है, जो टैक्स व्यवस्था होती है, उसी राजस्व व्यवस्था कहते हैं। उस समय क्या थे, जो अलाउद्दीन खिलजी के समय बात करें या राजतंत्र के बारे में बात करें तो अगर कोई सल्ता जो सुल्तान चलाता है, जो शासक के द्वारा शासन किया था, उसके लिए पैसा तो चाहिए और पैसा कहाँ से मिलेगा। तो उस वक्त क्या किया जाता था, जो किसानों के द्वारा जो कृषि की जाती थी उसी कृषि पर टैक्स लगाया जाता और भूमि कर के रूप में, कृषि कर के रूप में पैसा एकत्रित किया जाता था और सत्ता का संचालन किया जाता था। और अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किस तरीके से जो टैक्स व्यवस्था, जो लगान वसूलते कृषि पे लगान और राजस्व वसूलने की कौन कौन सी नीतियां अपनाई गई, किस तरीके से उनके द्वारा राजस्व वसूला गया, उसी के बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। अलाउद्दीन खिलजी आपको पता ही है, जो खिलजी वंश का शासक रहा है और खिलजी वंश के दौरान इससे पहले जलालुद्दीन खिलजी ने शासन किया, उसके पश्चात अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा को मारकर गद्दी पर अधिकार कर लिया। अब शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी की कैसे होती है, मैंने पहले भी बताया था आपको। जब अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा देवगिरी का अभियान किया जाता है 1254 ईस्वी में और वहां से जो अपार धन संपदा उसे प्राप्त होती है, तो उसका मन बदल जाता है और दिल्ली के तख्त को हासिल करने की योजनाएं वो बनाने लगता है। अब सीधी सी बात है, जिसके पास धन और पैसा होगा उसी का सत्ता पे अधिकार होगा और सत्ता पे अधिकार करने के लिए एक विशाल सेना की आवश्यकता। अगर आपके पास अत्यंत विशाल सेना होगी तभी तो आप सत्ता पे अधिकार कर सकते हो, राजा बन सकते हो, सिंहासन पर बैठ सकते हो। तो इसी दौरान बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी को सबसे पहले जो अपने साम्राज्य विस्तार की नीति, अलाउद्दीन खिलजी को अपना साम्राज्य विस्तार भी करना था। उत्तर भारत के अभियान किए उसने, दक्षिण भारत के सैन्य अभियान किए, कई राजाओं को पराजित किया, मंगोलों से उसने युद्ध किए। तो उसके लिए भी तो पैसा चाहिए और वो पैसा कैसे आएगा, कहाँ से आएगा, उसके लिए व्यवस्था सुधारनी होगी। जो मूल्य, जो पैसे का जो इनकम का सोर्स इनके पास था, तो वो उस समय राजा महाराजा के पास मुख्यतः भूमि करी था, कृषि करी था, उसके द्वारा ही पैसा वसूला जाता था। तो अलाउद्दीन खिलजी को अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए उत्तर और दक्षिण भारत में और मंगोलों की बढ़ती हुई ताकत को रोकने के लिए पैसे की आवश्यकता थी। उसलिए अपने साम्राज्य विस्तार के लिए और उसके लिए उसे विशाल सेना की चाहिए और सेना को वेतन भी देना पड़ता है। तो वो वेतन कहाँ से आएगा, तो विशाल सेना बनाने के लिए और स्वेच्छाचारी निरंकुश शासन, अपनी इच्छा के अनुसार स्वेच्छाचारी, अपनी इच्छा के अनुसार और निरंकुश, जिसपे कोई अंकुश ना हो, वही कहने वाला और उसकी प्रत्येक आज्ञा कानून का रूप ले ले। और पहले ही हमने जो उसके सिद्धांत में पढ़ा, राजत्व के सिद्धांत में, कि राजा से सर्वश्रेष्ठ कोई नहीं होता, उसने ये कहा था। तो इन बातों को लागू करने के लिए और अपनी व्यवस्था, जो स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए उसे धन की आवश्यकता थी और धन के पैसों की आवश्यकता के लिए उसने राजस्व व्यवस्था और लगान व्यवस्था में कई सुधार किए। तो उसके बारे में चलो चर्चा करें। सबसे पहले जो अनुदान भूमि, जो अनुदान भूमि का अर्थ होता है जो मुफ्त में दी गई भूमि होती है, जिस पर दोबारा जो कर नहीं लिया जाता। कई लोगों को जो सत्ता के दौरान जो अधिकारी रहते हैं, जो दरबार में कुछ व्यक्ति, अमीर व्यक्ति थे, उनको मुफ्त की जमीनें दी गई थी, उन पर किसी तरह का राजस्व नहीं लिया जाता। तो उस राजस्व अनुदान भूमि को अलाउद्दीन खिलजी ने जब्त करवा दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने उसे राजकीय भूमि घोषित कर दिया और अनुदान भूमि पर रहने वाले लोगों को भी कर देने के लिए बाध्य किया। अलाउद्दीन खिलजी का वैसे भी मानना था, जो अमीरों का विद्रोह उसने कुचला, कि अगर इनके पास खूब पैसा रहता है तभी इनके मन में जो विद्रोह की बातें आती है, इसलिए इनसे सारा का सारा पैसा खींच लिया जाए। तो जो संपूर्ण भूमि थी उस पर जो कब्जा कर लिया गया और भूस्वामित्व का अधिकार, बोले जमीन का मालिक, भूमि का मालिक मैं ही हूँ, सुल्तान ही हूँ, आप सिर्फ इसका उपभोग करें, उपभोग करने पे आपको कर देना पड़ेगा। उसके पश्चात जो खुद चौधरी, मुकदम, ये क्या होते थे उस समय, जो रेवेन्यू, जो टैक्स वसूल करने वाले अधिकारी होते थे। ये जो आप देख लो गाँव में
जो गांव का पूरा राजस्व जाता था। एक किसी गांव की प्रॉपर बात करें तो गांव में जितनी कृषि भूमि है और किसानों ने उस पर कृषि की है, जब अनाज फसलें तैयार हो जाती है तो उन फसलों से जो हिस्सा जो कर के रूप में इनको सुल्तान को, राजा को, शासक को देना है, उस हिस्से को एकत्रित करेंगे, जो कलेक्ट करेंगे, तो पूत चौधरी मुकद्दर नाम के अधिकारी होते गाँव में, तो वो एकत्रित करके राजा के पास पहुंचाएंगे। तो आजकल भी बात करते तो कई बातें आपको सुनने को मिलती होगी, ये बड़ा चौधरी बन रहा है। तो चौधरी उस समय एक राजस्व एकत्रित करने वाला व्यक्ति होता था। और आप इधर हरियाणा की तरफ जाओगे तो आप चौधरी की जगह मुकद्दम नाम का शब्द का भी प्रयोग किया जाता है और खूत नाम के शब्द का भी प्रयोग किया जाता था राजस्व एकत्रित करने वाले व्यक्ति में। तो अलाउद्दीन खिलजी की गाज सबसे पहले इन्हीं पे गिरी और अलाउद्दीन खिलजी को पता था कि ये लोग बेईमानी करते हैं और अपना कर दूसरे किसानों पे ला देते थे, खुद ईमानदारी से नहीं भरते और जो कर ये एकत्रित करते वो भी पूरा का पूरा नहीं पहुंचाते हैं। तो इन पे लगाम कसना जरूरी, इन पे नियंत्रण कसना। अलाउद्दीन खिलजी की गाज सबसे पहले इन पे गिरती और इनको जो विशेष रियायतें बोले, जो सुविधाएं दी गई थी, जो सुविधाएं विशेष इनको बोले इनको समाप्त करो, ये विशेष सुविधाएं हैं, इनके लिए कुछ नहीं है और इनको भी जो बाकी लोग हैं उनकी तरह सामान्य रूप से कर देना होगा। और इनके लिए ये बात तय कर दी कि आपको विशेष वेतन के ऊपर जो कर है वो एकत्रित करना होगा। इसके लिए इनको वादे किया गया कि आपको हम एक वेतन दे देंगे और आपको अपनी भूमि में भी कर देना है, जो भूमि कर है वो भी देना पड़ेगा। क्योंकि उसका मानना था कि इनके पास जो अगर अच्छा खासा धन उपलब्ध हो जाता तो यही लोग बोले विद्रोह की बातें सोचने लगते हैं, तो इनका इलाज करना सबसे जरूरी है। और इसका कहते हैं अलाउद्दीन खिलजी की इस योजना का असर भी अच्छा खासा रहा और लोगों के पास धन की कमी होगी और जो विद्रोह की बातें करना वो बंद कर देते हैं। उसी समय एक तत्कालीन जो इतिहासकार बन्नी बाब कहता है, खुद मुकद्दम चौधरी की हालत को अपने शब्दों में बयां करता है। वो कहता है इनकी ऐसी हालत होगी अलाउद्दीन खिलजी के समय, जब ये घोड़े पे चढ़ने का शौक रखते थे ना, घोड़े पे चढ़ने का शौक रखते थे, पान खाने का शौक रखते थे और अच्छे अच्छे कपड़े पहनने का शौक, ये चीजें इनके लिए दुर्लभ हो गई, ये चीजें इनके लिए उपलब्ध नहीं। और इनकी पत्नियां है ना, जो खुद चौधरी मुकद्दम, इनकी पत्नियां जो पड़ोसी मुसलमान है उनके घरों में नौकरानी का काम करने लगी। ये हालत अलाउद्दीन खिलजी ने इनकी कर दी। सारा का सारा पैसा खींचने का प्रयास अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया जाता है भूमि कर निकालने का। अब उसने क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी ने ये कहा कि उपज भाई जो पैदावार होगी उससे कितना मुझे लेना है, ये बात भी तो तय करनी है। तो उसने उपज का ये तय कर दिया कि 1/2 यानी 50% तो आपको कर के रूप में देना ही होगा। अगर किसी की 10 बोरी अनाज हो रहा है तो 5 बोरी आपको पहुंचानी होगी टैक्स के रूप में, भूमि कर के रूप में। और इसमें भी मुसलमानों को कुछ रियायत थी, मुसलमानों को 1/4 ही टैक्स देना पड़ता था, सिर्फ 25% की टैक्स भूमि कर के रूप में देना पड़ता था। तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ये तय कर दिया गया कि कितना जो आपको है हिस्सा अपने पास रखना और कितना हिस्सा हमको देना है। उससे पहले जो अगर कर की बात करें तो वैसे भी जो पुराणों में और प्राचीन धर्म ग्रंथों की बात करें तो उसमें भी छठ भागी कहा है, राजा को छठा हिस्सा ही कर के रूप में लेना चाहिए। लेकिन यह अलाउद्दीन खिलजी द्वारा 1/2 भाग कर के रूप में निर्धारित कर दिया जाता है। और अलाउद्दीन खिलजी ने ये देखा कि जो बीच में जो बेईमानी और भ्रष्टाचार है उसको समाप्त करने की पूरी भूमि की पैमाइश का मतलब है भूमि की नाप। भूमि की नाप करवानी जरूरी है, बोले अगर नाप करवा लेंगे ना तब पता चलेगा कि सही में जो कृषि योग्य भूमि है कितनी और उससे कितना राजस्व होकर आना चाहिए और कहाँ बीच में राजस्व का गबन किया जा रहा है। और इस भूमि की जो नाप के लिए अलाउद्दीन खिलजी द्वारा क्या किया जाता है कि योग्य ईमानदार अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है और उनको कहा जाता है, निर्देश दिया जाता है कि सही भूमि की पैमाइश यानी नाप करने लीजिए ताकि सही वास्तविक स्थिति का पता लगाया जा सके। उसके पश्चात अलाउद्दीन ने भूमि की पैमाइश करवा ली, नाप करवाई। उसके पश्चात जो टैक्स है वो जिन्स के रूप में, जिन्स बोले तो वस्तुओं के रूप में, मतलब वस्तुओं के रूप में आप कर जमा करवाओगे।
वस्तुओं के रूप में अनाज को ले लो, अब जो भी है अनाज है वस्तु जिन्स के रूप में, न कि नकद। एक तो कर आप नकद को व्यवस्था नहीं की इसने, सिर्फ वस्तु की, और इन्हीं वस्तुओं के आधार पर इसने अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण की जो नीति है वो भी अपनाई थी, ताकि अपनी भरपूर भारी भरकम सेना को वेतन कम देना और उसी वेतन में उनका पर्याप्त गुजारा हो सके, उसके लिए बाजार नियंत्रण की नीति बनाई, और जिसलिए उसको वस्तुओं के रूप में जो कर लेना पड़ा, जिससे उसकी बाजार नियंत्रण की नीति सफल हो पाई। और अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बात करते हैं तो दो नए करों की शुरुआत की गई, चराई कर और घरई कर। चराई और घरई, इससे समझिए आप ये जो चारागाह से संबंधित है, जो चारागाह से संबंधित है, जो पशुओं के चरने पे जो कर लगता था उसे चराई कर कहते हैं। अब पशुओं के चरने पे कर की बात करते हैं तो पशुओं के जो दुधारू पशु होते थे ना, उनके जो सरकारी जमीन होती थी, सरकारी जमीन पे उन्हें आज देख लो, आज गाँव के अंदर जो छोड़ी हुई जमीन होती है, उस तरह जो उस वक्त जो सरकार की जमीन थी, तो उस जमीन पे जो पशुओं को चराया जाता था, दुधारू पशु, उनके लिए अलाउद्दीन खिलजी द्वारा टैक्स लगा दिया जाता, नया कर लगा दिया जाता, तय कर दिया। और घरेलू कर और मकानों में भी घर लगा दिया जाता है। अगर किसी के 2 कमरे तो उसको इतने पैसे देने, किसी के 4 कमरे तो उसको इतने पैसे घर के रूप में देने होंगे। ये तो नए टैक्स अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा अपने समय में शुरू किए जाते। और उसमें जो खम्स का हिस्सा है, जिसे खम्स भी कहते हैं और खुम्स भी आप कह सकते हो। खुम्स, खुम्स का क्या अर्थ होता है? खुम्स का अर्थ होता है किसी दौरान जो युद्धों के दौरान जो लूटपाट में जो धन प्राप्त होता है। जैसे खुम्स के बंटवारे को लेकर मैंने बताया था, अलाउद्दीन खिलजी जो रणथंभौर अभियान में थे तब उनके सेनापतियों और नवीन मुसलमानों जो मंगोल बसे हुए थे दिल्ली सल्तनत, उनके बीच जो खुम्स का जो माल था उसको बंटवारे को लेकर विवाद हो गया, तो उन्होंने विद्रोह कर दिया। तो खुम्स में जो किसी युद्ध में जो धन संपत्ति इनको मिलती थी, उस धन संपत्ति में पहले क्या था? पहले 1/4 है वो, सॉरी 1/4 नहीं है, यहाँ 1/5 है। 1/5 पहले 1/5 है जो शासक के द्वारा, जो 1/5 जो शासक को मिलता था, और 4/5 है वो सेना को मिलता था। जो सैनिक होते थे जो लूट खसोट करते थे और युद्ध के दौरान विजय हासिल होने पर जो धन इन्हें प्राप्त होता उसमें 20% हिस्सा, यहाँ बोले तो 20% हिस्सा तो पहुंचा दिया जाता राजा के पास, और बाकी 80% खरीद लिया जाता सैनिकों के द्वारा। लेकिन इसने उल्टा कर दिया, बोले 80% की 4/5 तो मुझे जमा कराना है तुम लोगों को, और 20% 1/5 ही तुम्हें रखना होगा। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लूट के माल पे ये व्यवस्था कर दी जाती है। और अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो हिंदू है, हिंदुओं पे भी कर लगा दिया, नए कर वो स्थापित किए जाते हैं। पहले से तो जजिया वसूली रहे, और जजिया की बात करें और सिंचाई कर हिंदुओं पे लगा दिया गया। और आयात निर्यात, किसी वस्तु का जो व्यापार करेंगे, आयात निर्यात करेंगे तो उसमें भी कर लगा दिया जाता है। और इतने कर आरोपित कर दिए जाते, इतने कर थोप दिए जाते किसानों पर कि उनको अपनी आय का 75% रुपया, अपनी आय का 75% हिस्सा है जो कर के रूप में देना पड़ता है। अगर जितनी उनकी मालिक कृषि से, किन्हीं स्रोतों से, मुख्यतः कृषि से ही पहले किसानों की इनकम तो कृषि से ही होगी, और बाकी लोग जितने भी हो उनसे अपनी आय का लगभग 75% रुपया जो कर के रूप में वसूल दिया गया। अगर किसी व्यक्ति की 100 रुपये आय है तो उसमें से 75 रुपये तो उसे कर के रूप में ही जमा करवाने पड़ते थे, और उसी दौरान किसानों की हालत खराब होने लगी और आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब होने लगी। अब अलाउद्दीन खिलजी ने की व्यवस्था तो कर दी राजस्व वसूलने के लिए, कर वसूलने के लिए, लेकिन उस व्यवस्था को सही ढंग से, सुचारू रूप से, और जो नियम उसके बनाए उनको सही ढंग से इम्प्लीमेंट किया जाए, उनको प्रयोग किया जाए जो जमीनी स्तर पर। तो उसके लिए अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा क्या किया जाता है? उसके लिए अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया जाता है कि एक नए विभाग की स्थापना कर दी, नया विभाग बना दिया कि जो राजस्व वसूलेगा। दीवान ए मुस्त खराज, दीवान ए मुस्त खराज नए विभाग की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कर दी जाती है। और इस विभाग का काम क्या होता है अगर आपको बताऊं तो इस विभाग का काम होता है कि सही ढंग से इन्हें राजस्व वसूल करना, और जो बकाया राजस्व लगान जिन लोगों का रह रखा है उनको उनका राजस्व वसूल करना होगा।
और जो नए नियम बनाए गए उन नियमों का सही रूप से, सही ढंग से, सुचारू रूप से संचालन इसके द्वारा करना चाहिए। और अलाउद्दीन खिलजी ने पूरा रिकॉर्ड मेंटेन कर लिया, सारा का सारा जो रिकॉर्ड है उसके तहत की कितनी भूमि कौन सी है जो किसानों के अधिकार में है और जो कृषि योग्य भूमि कौन सी है। और सीधी अगर बात करें तो जो सुल्तान है उसके नियंत्रण में कौन सी है, सारा रिकॉर्ड उसके द्वारा तैयार करें। और उसमें इसके द्वारा जो राजस्व अधिकारियों की इतनी शक्ति की जाती है और राजस्व अधिकारियों से ये हालत हो जाती है, लोग कहते हैं उस वक्त कि राजस्व अधिकारी उनसे बाकी जनता को नफरत होने लग जाती है और बाकी जनता को इतनी नफरत हो जाती है कि वो अपनी बहन बेटियों की शादी भी उनसे करना पसंद नहीं करते हैं। बिल्कुल ये इज्जत जो लगान राजस्व वसूल करने वाले अधिकारियों की हो जाती है। एक तत्कालीन इतिहासकार डॉक्टर ताराचंद के द्वारा बात की जाती है कि अलाउद्दीन खिलजी ने जो लगान व्यवस्था की है उस लगान व्यवस्था के तहत उनने तो क्या किया, बोले जो मुर्गी जो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी थी उसी को मार दिया और ये उसके आत्मघाती परिणाम उन्हें देखने को मिले। और अगर आकलन हम करें और अन्य इतिहासकारों द्वारा आकलन किया, बोले जिस उद्देश्य से अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्व व्यवस्था का जो राजस्व व्यवस्था तय की थी लगान वसूलने वाली, तो उसके तहत अंत तक वो अपने उद्देश्य में जिस ध्येय से लागू किया उसको प्राप्त करने में सफल हुआ, क्योंकि उसका तो उद्देश्य एक था विशाल सेना का निर्माण करना, साम्राज्य विस्तार करना। और उसके बाद में अयोग्य उत्तराधिकारियों के कारण उनकी सत्ता चली, इस वंश की समाप्ति हो जाती है। तो ये इतिहासकारों का इसके बारे में मानना है। और बात करें तो आज हमने अलाउद्दीन खिलजी की जो लगान राजस्व व्यवस्था के बारे में समझ लिया है। उम्मीद करता हूँ सही ढंग से समझ में आया है किस वजह से अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा राजस्व व्यवस्था की जो लगान की व्यवस्था की गई, अपनी विस्तृत सेना जो उसका निर्माण करने, साम्राज्य का विस्तार करने हेतु ये व्यवस्था आरोपित की जाती है। और उसके द्वारा नए नए जो 2 कर लगाए चढ़ाई करे गए और उसके पश्चात दीवान मुस्तकरार विभाग की स्थापना की गई। अब उसके पश्चात आने वाली क्लासों में जो उसकी बाजार नियंत्रण नीति है, उसकी सैनिक व्यवस्था है, उसके बारे में जानते हुए अलाउद्दीन खिलजी हमारे समाप्त हो जाएगा। और उसके बाद 2 शासक हैं उनको हम पढ़ेंगे, उसके पश्चात तुगलक वंश की शुरुआत होगी। तो आज की क्लास में इतना ही होगा। उम्मीद करता हूँ सही ढंग से समझ में आया हो। और किसी तरह के आपके सुझाव हो और परामर्श देना हो तो आप निसंकोच दे सकते हो, अपने ग्रुप के माध्यम से दे सकते हो, जो शायद 20 सेकेंड ईयर का अभी बनाया नहीं मैंने, मैं जल्दी ही बना लूँगा। आज मैं इस ग्रुप को बनाऊँगा, व्हाट्सएप ग्रुप को। और किसी तरह की समस्या शंका समाधान हो तो आप निसंकोच पूछ सकते हैं। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।